Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see chapter number 7. ये हिस्ट्री वाले पार्ट टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट जो है आपका थीम बी का लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम गुप्ता एरा के बारे में पढ़ेंगे। एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए गुप्ता एरा में उसके बारे में जानेंगे। ये क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी एंड इंडिया एंड बियॉन्ड का 7th चैप्टर है। यहाँ पे आप कंटेंट शीट देख सकते हैं। थीम ए के सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, थीम बी के ये तीनों हो गए, बस ये वाला बचा हुआ है जो अभी हम कर रहे हैं। थीम सी कंप्लीट है, थीम डी, थीम ई, सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। सभी के एक्स्ट्रा नोट्स, समरीज और जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन वाली वीडियोस होती है वो भी कंप्लीट हो गई है। सो लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द 7th चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। जिसने नहीं देखा है प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी, यहाँ एक कोट दिया गया है जो कालिदास जी द्वारा लिखा गया है उनकी किताब में, रघुवंशम किताब का नाम है। नीदर फोर्स नॉर मेयर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट एविल। एविल मतलब होता है बुराई। बुराई को हटाने के लिए सिर्फ ताकत की जरूरत नहीं है। डिप्लोमेसी मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो मतलब राजनीतिक तौर पे जो की जाती हैं उनसे हम नहीं बुराइयों को खत्म कर सकते। नॉर इज राइटियसनेस अपहेल्ड बाय फ्लैटरी अलोन। फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी करना। न्याय केवल चापलूसी से नहीं टिकते। ऐसा नहीं है कि हम सही कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं तो सब चीजें सही हो जाएंगी। इट इज विजडम एंड नॉलेज दैट ट्रूली स्ट्रेंथन अ किंगडम। किसी भी राज्य को स्ट्रेंथन करने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए वहां के लोगों के पास विजडम होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके कोई जो राज्य है वो स्ट्रॉन्ग बन पाता है। ना कि नॉट इंडल्जेंस इन लग्जरीज। लग्जरीज मतलब होता है आराम, शान से जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो ऐसा करके इसमें अगर इंडल्ज हो रहे हो, आप घुस रहे हो इन चीजों में, तो फिर कोई भी राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। ओके, सो सबसे ज्यादा किसी भी जगह को, किसी भी राज्य को समृद्ध बनाने के लिए वहां के जो लोग हैं उनके पास ज्ञान होना चाहिए और विजडम होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। ओके, नाउ ये इमेज दिया हुआ है लैंडस्केप ऑफ अजंता केव डेटिंग फ्रॉम द 2nd century BC to about 480 CE। ये इस पीरियड का 480 CE के अराउंड जो 2nd century BC से बना हुआ है अजंता केव्स की आपको इमेजेस दिख रही हैं। नाउ बिग क्वेश्चंस क्या क्या है इस चैप्टर में, हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। हु वर गुप्तास, गुप्तास कौन थे। व्हाई इज गुप्ता पीरियड समटाइम कॉल्ड क्लासिकल एज। गुप्ता काल जो है उसे इंडियन हिस्ट्री में क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो जानेंगे। व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम। गुप्ता पीरियड जब चल रहा था उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के बाकी की जगहों पर क्या हो रहा था। हु वर सम ग्रेट फिगर्स ऑफ दिस पीरियड, इस समय के महान व्यक्तियों में से कौन कौन लोग हैं। एंड व्हाई डू देयर स्टोरीज मैटर, और आज हम उसके बारे में, उनकी स्टोरीज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों बच्चों की बातचीत के साथ। ध्रुव एंड भविष्य had just returned from their journey to the पांड्या किंगडम। पांड्या किंगडम का चैप्टर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वहां से वो लोग रिटर्न आए हैं। They had seen the splendid markets, taken a short trip on a ship and met some Roman traders buying pearls। और कुछ रोमन ट्रेडर्स से भी मिले, व्यापारियों से मिले रोम के, जो कि पर्ल्स यानी मोती वगैरह खरीदे थे। नाउ दे वर इचिंग टू यूज इतिहास अगेन एंड जंप अ फ्यू सेंचुरी। फिर ये टूल दोबारा से यूज करने वाले हैं। ये जो इनके पास एक गैजेट है इसके थ्रू फिर से पीछे के समय में जाने वाले हैं इतिहास में। व्हाट वुड दैट बी लाइक, दे वंडर्ड। अब वो कैसा होगा वो समय, उसके बारे में सोच रहे हैं। विल द सिटीज बी द सेम, क्या सिटीज सेम होंगी, क्या लोग और सोसाइटी वुड दे हैव चेंज, क्या सोसाइटी वगैरह चेंज हुई होगी। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस वुड दे हैव, कैसा वहां पे गवर्नेंस का सिस्टम होगा, शासन व्यवस्था कैसे चलती होगी। वुड देयर बी न्यू लिटरेचर, न्यू आर्ट, क्या वहां पर नई किताबें लिखी गई होंगी, लिटरेचर लिखे गए होंगे, नए आर्ट फॉर्म होंगे। दे कुड नॉट वेट टू फाइंड आउट एंड वर सून whisked away, और वो वेट नहीं कर पा रहे थे, तुरंत वहां पर चले गए। नाउ आगे चैप्टर में एक मैप दिया गया है गुप्ता एम्पायर का, जो दिखाया जा रहा है कि यहाँ देखो गुप्ता एम्पायर वाज मोस्ट पावरफुल एंड फ्लरिश्ड फ्रॉम 3rd to 6th century CE। 3rd century CE से 6th century CE तक ये फैला हुआ था, मतलब इसका जो अस्तित्व है वो उसमें था। इसका जो कैपिटल है पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है बिहार में, वहां पर था इसकी कैपिटल। वकाटका रूल्ड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, ये गुप्ता एम्पायर की जगह है। यहाँ पे वकाटक किंगडम्स है। इन्होंने सेंट्रल पार्ट जो इंडिया का है सब कॉन्टिनेंट विद देयर कैपिटल एट नंदीवर्धना। नंदीवर्धना में इनकी कैपिटल थी जो आज का नागपुर है वहां पर। देन यहाँ कामरूप किंगडम है। कामरूप किंगडम वाज एन इंपॉर्टेंट पावर दैट रूल इन पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे आसाम। आज का जो आसाम है वहां पर कामरूप किंगडम था। पल्लव किंगडम जो है विद देयर कैपिटल एट कांचीपुरम, इनकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम में थी। द पल्लवास रोज टू पावर आफ्टर द सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी का जब एंड हुआ, दैट रूल टिल लेटर हाफ ऑफ द 9th century CE। सो सातवाहना डायनेस्टी के एंड के साथ ये राइज हुए पल्लवा डायनेस्टी या पल्लवा किंगडम, और 9th century
सेंचुरी सी तक इन्होंने शासन किया। नाउ बोथ द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, सो भविष्य सेड, My head is spinning. There are so many kingdoms and empires. How am I ever going to remember all of this? So यहाँ पे बहुत सारे empires हैं, तो कैसे उनको याद रखा जाए? तो ध्रुव कहता है, Do not worry भविष्य. Let us understand what is happening and we will remember it. चलो देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तब जाके हम उसको याद करेंगे। तो भविष्य कहती है, Is there anything in this period that we can see back home? क्या इस समय में जहाँ पर हम आए हैं वहाँ कुछ ऐसा है जो कि हम अपने घर पे अभी भी देख सकते हैं? तो ध्रुव कहता है, लेट अस यूज आवर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट। तो टाइम मशीन का यूज करते हैं और देखते हैं। तो भविष्य एक्टिवेट्स इतिहास जो ऐप है या जो गैजेट है उसको वो एक्टिवेट करती है। दे जंप टू मेहरौली इन दिल्ली, और वो लोग दिल्ली में मेहरौली एक जगह है वहां पर जंप करते हैं। वेयर द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली स्टैंड, वहां पर दिल्ली में एक आयरन पिलर है, लोहे का बना हुआ पिलर है। दे ओवरहियर अ टूर गाइड नियर बाय हु वाज एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पिलर। आप ये इमेज में देख सकते हो, ये पिलर है आयरन पिलर। तो वहां पे गाइड से वो लोग सुनते हैं कि ये आयरन पिलर जो है दिल्ली में मेहरौली एक जगह वहां पर है। जो टूर गाइड है एक्सप्लेन कर रहा है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। सो टूर गाइड कहता है, दिस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज ओवर 1600 ईयर्स ओल्ड, लगभग 1600 साल पुराना है। एंड स्टिल स्टैंड टॉल विदाउट रस्टिंग, इस पे कोई जंग नहीं लगी हुई है। ये जो लोहे का पिलर है, लोहे में वैसे जंग लग जाती है, ये 1600 साल पुराना है लेकिन इस पे कोई रस्ट नहीं है, जंग नहीं लगी हुई है। इट इज अ टेस्टामेंट टू एडवांस मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसमें जो मेटल्स का यूज करके अलग अलग जो स्किल्स तकनीक के थ्रू नई नई चीजें बनाई जाती थी, वो एक दिखाता है कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस वक्त भारत में थी। तो भविष्य कहती है 1600 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट रस्टिंग, लेट अस गो एंड सी इट। 1600 साल पुरानी कोई चीज और उसमें रस्ट नहीं लग रहा है और लोहे का बना हुआ है, चलो उसको देखते हैं। तो भविष्य, लुक, इज दिस द फेमस आयरन पिलर, क्या ये वो आयरन पिलर है जो अभी मैंने आपको इमेज में दिखाया? तो ध्रुव कहता है, ओ वाओ, देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट बट आई कैन नॉट रीड इट। उस आयरन पिलर पे, आप यहाँ देख सकते हो इमेज दिया है, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये किस भाषा में है? ध्रुव कह रहा है कि मैं इसको पढ़ नहीं सकता। अब आगे देखते हैं। तो भविष्य कहती है, आई वंडर हु मेड दिस, वो सोचती है कि आखिर बनाया किसने है और क्यों बनाया है। लेट्स हियर व्हाट द गाइड अंकल हैज टू से अबाउट दिस। तो गाइड उनको कुछ बता रहा है, यहाँ लिखा है, चलो रीड करते हैं। तो टूर गाइड कहता है, 6 pillar was erected during the reign of Chandragupta II, the ruler of Gupta dynasty. गुप्ता डायनेस्टी जिसके बारे में चैप्टर है, उसके एक राजा थे चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के समय का ये आयरन पिलर है, उनके समय में बनाया गया था। रेन मतलब उनका जो शासन काल था। इट वॉज प्रोबेबली इरेक्टेड फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश एंड ब्रॉट टू दिल्ली अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। शुरुआत में जो आयरन पिलर है मेहरौली का, ऐसा माना जाता है कि उदयगिरी केव जो मध्य प्रदेश में वहां पर बनाया गया था उनके फ्रंट पे, बाद में फ्यू सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों के बाद उसे दिल्ली लाया गया। इट वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु एंड इट्स इंस्क्रिप्शन सेलिब्रेट द किंग्स अचीवमेंट। ये जो पिलर है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया और इसमें जो लिखा हुआ है, जो अभी हमने देखा, इंस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है, वो राजा ने क्या क्या चीजें अचीव की हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो दोनों बच्चे कहते हैं, दैट इज सो फैसिनेटिंग, वी वुड लव टू लर्न मोर अबाउट दिस किंग एंड हिज एम्पायर। हम इस राजा के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में और जानना चाहते हैं, उसके साम्राज्य के बारे में जानना चाहते हैं। लेट अस बिगिन दिस एक्साइटिंग जर्नी इनटू हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं अपने गैजेट का यूज करके? गुप्ता एम्पायर में। नाउ हियर यू कैन सी, डोंट मिस आउट, फैक्ट दिया है, पिक्चर लिविंग अ बाइसिकल आउट इन द रेन फॉर जस्ट 1 year, then it would soon show a sign of rust. आप देखोगे कि साइकिल को अगर हम खुले में छोड़ दे 1 साल के लिए या कुछ समय के लिए तो उस पर जंग लग जाती है। Yet this ancient pillar standing under the open sky for centuries remains unaltered. Scientists have tried to uncover its secrets and they believe it is because a unique thin layer created by special iron used in oxygen from the air forms on the surface of iron, protecting it from corrosion. So एक साइकिल कुछ समय में खराब हो रही है, कोई लोहे की कील रख दो आप तुरंत खराब हो जाती है, लेकिन शताब्दियों से ये आयरन पिलर खड़ा है खुले में, अनऑल्टर्ड, मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। साइंटिस्ट बहुत सारे सीक्रेट्स इसके जो है वो अनकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा विश्वास है कि इसके ऊपर एक थिन लेयर की कोटिंग की गई है जो स्पेशल आयरन क्रिएट करके बनाया गया है। ऑक्सीजन को यूज करके उस पे एक लेयर बनाई गई है जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट है और कोरोजन नहीं हो रहा। कोरोजन मतलब ये आयरन पिलर खराब नहीं हो रहा है। तो चलो आगे रीड करते हैं। अ न्यू पावर इमर्जेस, नए पावर के बारे में आप पढ़ने वाले हैं जो इस समय में इमर्ज हुआ, मतलब पावर में आया।
ठीक है, इंडिया में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बाय द थर्ड सेंचुरी सीई कुषाण एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि स्प्रेड था ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, स्टार्टेड टू वीकन। सो जो इंडिया का उस समय जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहां पे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट में कुषाण एम्पायर था, है ना। सो कुषाण एम्पायर अब वीक हो रहा था, नए किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे, सेटिंग द स्टेज फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एंड द न्यू एक्टर ऑन द स्टेज वाज गुप्ता डायनेस्टी। अब नई पावर जो है इमर्ज हो रही थी, अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रही थी, वो लोग पावर को एकत्रित कर रहे थे, और अब जो राइज में आने वाला था वो है गुप्ता एम्पायर। देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ गुप्ता। गुप्ता का इमर्जेंस कैसे हुआ, वो कैसे पावर में आए, उनकी ओरिजिन क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। However, it is widely believed that they emerged in a region near present-day उत्तर प्रदेश as regional rulers। लेकिन एक थ्योरी ये है जिसे ज्यादातर विश्वास किया जाता है, माना जाता है कि ये जो गुप्ता एम्पायर है ना, ये जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहीं के रीजनल राजा थे, मतलब उस एरिया के लोकल वो लोग राजा हुआ करते थे पहले। ओवर टाइम दे रोज टू प्रोमिनेंस एंड एस्टैब्लिश अ पावरफुल एम्पायर। धीरे धीरे वो पावर में आए और पावरफुल एम्पायर उन्होंने क्रिएट किया। गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड रिमार्केबल इन इंडियन हिस्ट्री एंड इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन मैनी एरियाज। गुप्ता पीरियड जो है भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा रिमार्केबल प्लेस होल्ड करता है, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस फ्लरिश्ड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड दैट लेगेसी कंटिन्यू इवन टुडे। ये सारी चीजें जो डेवलप हुई, जैसे आर्ट के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, साइंस फ्लरिश हुआ, ज्यादातर जो ये डेवलपमेंट्स है चंद्रगुप्त सेकंड के समय में हुआ, जिनके बारे में हमने अभी आयन पिलर के समय में पढ़ा था, राइट। और ये लेगेसी कंटिन्यू है आज भी, ये डेवलपमेंट्स आज भी हो रहे हैं इंडिया में। नाउ द इंस्क्रिप्शन, जो अभी हमने आयन पिलर पे खुदा हुआ लिखा हुआ देखा, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जो हार्ड सरफेस पे खोद के लिखा जाता है। सो इंस्क्रिप्शन ऑन द आयन पिलर इन दिल्ली स्पीक्स ऑफ किंग नेम चंद्र। उस इंस्क्रिप्शन में एक राजा की बात की जा रही है, जिस राजा का नाम है चंद्र, हु हैज बीन आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त सेकंड, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम मौर्य डायनेस्टी whom we met earlier। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था जब मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये जो चंद्र मेंशन है ना उस पिलर पे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं है, ये चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में यूज हुआ है। ही ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड का जो नाम है एक विक्रमादित्य भी है। वॉज वन ऑफ द रिनोड रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के एक प्रमुख ये राजा थे। ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु, वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एंड हिज माउंट वाहना गरुड़ ऑफन अपीयर्स ऑन मैनी इंस्क्रिप्शन। जो विष्णु भगवान का वाहन है, वाहन या माउंट कहा जाता है गरुड़, वो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। नाउ आगे एक फैक्ट दिया है, डोंट मिस आउट। हैव यू नोटिस द सेकंड वर्ड, चंद्रगुप्त सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कोई अपने नाम के आगे सेकंड लगाता है क्या? सो जो इतिहास लिखते हैं उन लोगों ने क्या किया, ताकि कंफ्यूजन ना हो, या फिर कुछ एक ही नाम के अगर दो व्यक्ति एक ही फैमिली में है तो एक के आगे फर्स्ट लगा दिया, एक के आगे सेकंड लगा दिया, जो पहले हैं बड़े हैं उनके आगे फर्स्ट सेकंड। सो दे एडेड, हिस्टोरियंस ने ऐड किया दिस नंबर बिकॉज देयर वाज अनदर चंद्रगुप्त बिफोर हिम। उससे पहले भी एक चंद्रगुप्त थे, हिज ग्रैंडफादर। चंद्रगुप्त सेकंड जो है उनके दादा का नाम भी चंद्रगुप्त था। दिस ट्रेडिशन ऑफ नेमिंग द फर्स्ट सन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर इज फॉलोड बाय सम इंडियन फैमिलीज इवन टुडे। दादाजी के नाम पर बच्चे जो पहला बेटा हो रहा है उसका नाम रखना, ये कई फैमिलीज में इंडिया में आज भी प्रचलन में है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के दादाजी थे, जिनके नाम पे नाम रखा गया। इसीलिए सेकंड ऐड किया हिस्टोरियंस ने, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात हो रही है कि सेकंड की बात हो रही है। सो चंद्रगुप्त फर्स्ट एज ही इज रेफर्ड टू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अर्ली एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर को एक्सटेंड करने में, फैलाने में, बढ़ाने में चंद्रगुप्त फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके दादाजी का। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉइन्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस व्हिच helped him consolidate his power and lay the foundation of strong empire। So चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है उनको किन किन चीजों के लिए जाना जाता है, उनके कॉइन्स के लिए जाना जाता है। उनकी जो स्ट्रैटेजिक, जो एक राजनीतिक तौर पे वो अलायंस करते थे, ग्रुप्स बनाते थे दूसरे राजाओं के साथ, जो मिलकर काम करते थे, उसको उसकी वजह से वो फेमस है। और उसकी सहायता से उनको हेल्प मिली उनके पावर को कंसोलिडेट करने में और स्ट्रॉन्ग एम्पायर क्रिएट करने में, अपना साम्राज्य विस्तार करने में। ये कॉइन्स हैं जिनके लिए वो फेमस थे। सो गोल्ड कॉइन फीचरिंग किंग चंद्रगुप्त फर्स्ट, यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट को लेकर कॉइन्स बने हैं विद हिज क्वीन, यहाँ पे उनकी क्वीन भी है कुमारा देवी। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे उनकी रानी का नाम क्या था? कुमारा देवी। ऑन द रिवर्स साइड, और इस वाले कॉइन के पीछे साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं अ सीटेड गॉडेस आइडेंटिफाइड एज लक्ष्मी। लक्ष्मी देवी जो देवी हैं, भगवान के रूप में पूजा जाता है, सो उनकी यहाँ पर इमेज बनाई गई है। नाउ नेक्स्ट इज द वॉरियर के। वॉरियर यानी
योद्धा होता है। सो प्रयाग प्रशस्ति, सो एक प्रशस्ति है जो एक पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयागराज में एक पिलर पे लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है जिसमें प्रेजेस द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड फादर। देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट पहले आए, उनके बेटे कौन है? समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन है? दादाजी हुए इनके ना। तो समुद्रगुप्त के जो बहुत सारे अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में प्रेज मतलब तारीफ लिखी गई है, प्रयागराज का एक पिलर है उसके इंस्क्रिप्शन में। नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ इंस्क्रिप्शन, जिसने वो इंस्क्रिप्शन लिखा है प्रयागराज के पिलर पे, द कोर्ट पोएट हरिसेन जो कोर्ट में मतलब दरबार में थे, उनके द्वारा बताया गया द किंग्स एम्बिशन वॉज टू धरणी बंधा और टू यूनिफाई द अर्थ। जो राजा है मतलब जो समुद्रगुप्त हैं, उनकी इच्छा है कि वो पूरे अर्थ को यूनिफाई कर दे, एकजुट कर दे। टू दिस एंड ही फॉट मैनी वॉर्स डिफीटिंग, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े, और डिफीटिंग मतलब हराया राजाओं को, टेकिंग ओवर देयर किंगडम्स एंड एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर, और बहुत सारे किंगडम्स को, राज्य को उन्होंने हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मैनी डिफीटेड किंग्स वर रीइंस्टेटेड एंड ऑफर्ड ट्रिब्यूट टू समुद्रगुप्त व्हाइल अदर्स फियरिंग हिज माइट सबमिटेड विदाउट प्रोटेस्ट। ये देखो ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के बारे में, ये पिलर पे है। अब इसमें क्या लिखा है कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे जो किंगडम्स थे उनसे लड़ाई लड़ी अपने एम्पायर को विस्तार करने के लिए। ये जब लड़ाइयां होती थी तो बहुत सारे राजा तो हार मान लेते थे, हारने के बाद वो ट्रिब्यूट मतलब कुछ कर जैसा, कुछ गिफ्ट जैसा समुद्रगुप्त को, क्योंकि वो हार गए हैं समुद्रगुप्त से, तो उनको पे किया करते थे, और कुछ तो डर के मारे अपने आप को सबमिट कर देते थे, अपने आप को उनके आगे सौंप दिया करते थे। हरिसेन ऑल्सो रोट, हरिसेन जो है उनके कोर्ट के ही थे, दरबार के ही थे, उन्होंने लिखा अबाउट हाउ द किंग सपोर्टेड आर्ट, लर्निंग एंड ट्रेड मेकिंग हिज किंगडम रिच एंड सक्सेसफुल। कि ये जो राजा है समुद्रगुप्त, इन्होंने कैसे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने में, कला के क्षेत्र में, जो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, व्यापार में, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और इस वजह से किंगडम जो है रिच हुआ और सक्सेसफुल बना। समुद्रगुप्त हिमसेल्फ इज पोर्ट्रेड एज अ वीणा प्लेयर इज इन वन ऑफ हिज कॉइन ही मिंटेड। एक कॉइन है समुद्रगुप्त का जिस पर उन्हें वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि वो म्यूजिक के शौकीन थे, ठीक है। तो अभी हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं जो कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड के पिता है। ओके, नाउ आगे लिखा है सम लिटरेरी सोर्सेज गिव अस डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स। कुछ ऐसे लिटरेचर्स हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं जिनसे हमें पता चलता है बहुत डिटेल में, डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है बहुत डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है अबाउट रूलर्स, राजाओं के बारे में, किंगडम्स के बारे में, एंड द पीपल, लोगों के बारे में। जैसे द विष्णु पुराण फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल विष्णु पुराण की बात करें, इट स्पेसिफाई द की रीजन्स ऑफ एम्पायर, एम्पायर के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनके बारे में बताया है। द गुप्ता डायनेस्टी विल रूल ओवर अनुगंगा द मिडिल गैंगेटिक बेसिन, कि कहाँ कहाँ गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही है। सो अनुगंगा जो गंगा बेसिन है उसका बीच वाला पार्ट, प्रयाग जो आज का प्रयागराज है, साकेत यानी अयोध्या, मगध जो अप्रोक्सीमेटली बिहार वाला एरिया है, एंड ऑल द सराउंडिंग रीजन और उसके आसपास का एरिया। बट एट इट्स पीक, जब गुप्ता एम्पायर सबसे पीक पे था, गुप्ता एम्पायर कवर्ड अ लार्जर एरिया देन दिस, इससे भी बड़ा एरिया वो कंट्रोल में उनके था। मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया अलॉन्ग विद पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया पूरा लगभग गुप्ता एम्पायर के पास में था। आगे मैप में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट वाला पार्ट, सेंट्रल पार्ट वो पूरा कंट्रोल में था। ऐसे आप समझ सकते हो इंडिया का हाफ ऊपर वाला पार्ट लगभग, ठीक है। इमेजिन व्हाट इट वुड हैव एंटेल्ड टू मूव अ होल आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कुक्स एंड अदर सपोर्ट स्टाफ एज वेल एज सप्लाईज टू फीड देम ऑल। जब कहीं पर वो लोग वॉक करते होंगे, युद्ध के लिए जाते होंगे, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी आर्मी लेकर वो चलते होंगे। उसमें सोल्जर्स होते होंगे, सैनिक, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कुक्स भी होते होंगे, खाना बनाने वाले, सपोर्ट स्टाफ भी होते होंगे। उनके लिए खाना ले जाना, फीड करना कितना टफ था। क्लियरली द ट्रिब्यूटरी किंग्स मस्ट हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड फॉर दिस। तो जैसे बहुत बार मैंने आपको बताया, इस एरिया पे राजा ने कंट्रोल कर लिया, अब वो यहाँ पर युद्ध लड़ने जा रहे हैं, उनका ये एरिया है ना, तो यहाँ से वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अब इतना सारा खाना वाना तो वो लेकर यहाँ से चलेंगे नहीं इतनी बड़ी आर्मी के लिए, तो रास्ते में जिन जगहों को उन्होंने हराया है, जैसे ये वाला एरिया, तो इनसे वो ट्रिब्यूट मांगेंगे कि यहीं पर आप उपलब्ध कराओ हमें सामान, या यहाँ कोई एरिया इन्होंने जीता है तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे दिया, ट्रिब्यूटरी किंग्स जिनको उन्होंने जीता हुआ है उनसे वो लोग
हेल्प, राजा जो है हेल्प मांगते होंगे। यहाँ पे कॉइन दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट, व्हाई डू यू थिंक किंग्स चूज टू प्रोक्लेम देयर अचीवमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। जो इंस्क्रिप्शन है, जो पिलर पे लिखा हुआ है जिसमें तारीफ की गई है राजा की, क्यों राजा ने ऐसा लिखवाया होगा, इसके बारे में आप सोच सकते हो। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉइन पे दिया है सीटेड समुद्रगुप्त प्लेइंग द वीणा। यहाँ पे वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है, एक तरीके से वीणा इमेजिन कर सकते हैं आप। ऑन द रिवर्स साइड गॉडेस लक्ष्मी, और दूसरी तरफ गॉडेस लक्ष्मी का इमेज बना हुआ है। नाउ यहाँ आप देख सकते हो दिस कॉइन डिपिक्ट द सैक्रिफाइसल हॉर्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ, द रिवर्स डिपिक्ट द क्वीन होल्डिंग अ चौरी फ्लाई वेस्ट। यहाँ पर जो पंखा होता है झेलने का वो इस लेडी के हाथ में है, और यहाँ पर घोड़ा दिखाया जा रहा है जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें सेक्रीफाइस के लिए यूज किया जाता था। नाउ गुप्ता एम्पायर का एक्सपैंड आप देख सकते हो, ये जो येलो येलो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया जो है वो गुप्ता एम्पायर के कंट्रोल में उस वक्त हुआ करता था। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं A traveler's account of Indian society in Gupta age। गुप्ता काल जो है उस समय जो वहाँ ट्रैवलर्स आए हैं उन्होंने जो लिखा है, किताबें जो लिखी हैं, अकाउंट बोलते हैं जिसको, उन्होंने क्या बताया इंडियन सोसाइटी के बारे में वो हम पढ़ेंगे। सो चाइना के एक ट्रैवलर थे जिनका नाम था फाहियान, जिसे फाशियान भी बोलते हैं, विजिटेड इंडिया इन अर्ली 5th century CE। 5वीं शताब्दी जो है उसमें वो इंडिया विजिट किए थे, ऐसा माना जाता है। ही सेट आउट ऑन दिस लॉन्ग एंड डिफिकल्ट पिलग्रिमेज टू विजिट सेक्रेड बुद्धिस्ट साइट, लर्न फ्रॉम रिनोड इंडियन स्कॉलर्स एंड कलेक्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट सो ही कुड टेक देम बैक टू चाइना। वो यहाँ इतनी दूर क्यों आए थे? पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा पे, जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, जो बुद्धा का जन्म जहाँ पर हुआ या जहाँ जहाँ बुद्धा से रिलेटेड चीजें उनको विजिट करने आए थे। इंडिया के जो स्कॉलर्स यानी होता है विद्वान, उनसे जानने आए थे, कुछ सीखने आए थे, और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हाथ से लिखे हुए लेख हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया अपने साथ ले जाने के लिए ना, ताकि चाइना लेकर जा सके। फाहियान ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस इंडिया, उन्होंने इंडिया के बहुत सारे पार्ट में ट्रैवल किया, वहाँ का कल्चर ऑब्जर्व किया, गवर्नेंस एंड सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, और जो भी उनके एक्सपीरियंस थे उन्होंने अपनी किताब में, कॉपी में उनको रिकॉर्ड किया। ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस उन्होंने क्यों रिकॉर्ड किए? ताकि अपने होमलैंड जब वो वापस जाए चाइना तो वहाँ के लोगों को बता सके। एंड फॉर अस टू, और हमारे लिए भी आज उनके लिखे हुए जो एक्सपीरियंस है उसी से तो हम बता रहे हैं कि गुप्ता समय कैसा हुआ करता था। सिंस हिज ट्रैवलॉग हैज सर्वाइव्ड टू दिस डे, आज भी उनकी जो लिखी हुई किताब है वो सर्वाइव करती है और उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है ना। यहाँ पर एक रिकॉर्ड है बुद्धिस्टिक किंगडम का, वो हम पढ़ लेते हैं। बिलो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज ट्रैवलॉग, ये उनकी ही किताब का एक अंश दिया हुआ है जो उन्होंने लिखा है। वेयर ही रिकॉर्ड्स हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी इन गुप्ता एरा, गुप्ता काल में सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में उनके क्या ऑब्जर्वेशन है, जो उन्होंने देखा वो लिखा है। पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी, लोग बहुत सारे हैं और खुश हैं। दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड और अटेंड टू ऑफिशियल्स, उनको ऑफिस अटेंड करने की जरूरत नहीं है। दोज हु फार्म रॉयल लैंड पे अ पोर्शन ऑफ देयर ग्रेन, जो लोग खेती करते हैं, जिनके पास बहुत बड़े खेत हैं, वो अपने जो उपज है उसका कुछ हिस्सा राजा को देते हैं। किंग्स गार्ड एंड अटेंडेंट्स हैव सैलरीज, जो किंग के गार्ड है, जो रक्षा के लिए है, रक्षक है, उनकी सैलरी होती है। सिटीज आर ग्रेटेस्ट इन द मिडिल किंगडम, जो मिडिल पार्ट है, गंगा का प्लेन वाला एरिया है, वहां पर सिटीज बहुत बड़ी हैं। एंड इनहैबिटेंट्स आर रिच, और वहां पे रहने वाले लोग बहुत अमीर है, प्रॉस्पेरस है, समृद्ध है। एंड प्रैक्टिस काइंडनेस एंड राइटियसनेस, उनके अंदर बहुत दया है और बहुत न्यायप्रियता, वो लोग न्यायप्रिय लोग हैं। हेड्स ऑफ वैश्या फैमिलीज, दैट इज मर्चेंट और ट्रेडर्स, एस्टैब्लिश हाउसेस फॉर चैरिटीज एंड मेडिसिन, जो वैश्या फैमिली है, व्यापारियों लोगों का जो ग्रुप है, वो लोग चैरिटी करते हैं, दवाइयां उपलब्ध कराते हैं लोगों के लिए। द पुअर, ऑर्फन्स एंड द सिक आर केयर्ड फॉर, गरीबों की देखभाल करने के लिए डॉक्टर्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स इलाज करते हैं। एंड नीडी रिसीव फूड एंड मेडिसिन, जिनको जरूरत है उनको खाना और दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। द सिटी हैज मैनी वेल्दी वैश्या एल्डर्स, जो व्यापारियों में बुजुर्ग हैं वो बहुत सारे हैं उस सिटी में। एंड फॉरेन मर्चेंट्स, विदेशी भी बहुत सारे व्यापारी हैं। विद ब्यूटीफुल होम्स, बहुत सुंदर सुंदर घर हैं। लेन्स आर केप्ट इन गुड ऑर्डर, जो गलियां हैं वो बहुत साफ सुथरी अच्छे से रखी गई हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, तो ये उनकी किताब का ही एक पार्ट था। सो ये जो अभी हमने पढ़ा एक्सर्प्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल अकाउंट लाइक फाहियान आर वैल्यूएबल सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, बट दे रिफ्लेक्ट ओनली द राइटर्स पर्सपेक्टिव एंड फोकस एट वन पॉइंट इन अ टाइम एंड फॉर अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ सोसाइटी दे डिस्क्राइब। लेकिन जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या लिखा हुआ है, जो राइटर जिसने लिखा है उसी के तो पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं। उसने जितना समझा, उसने जितना देखा उतना ही तो। गुप्ता एम्पायर बहुत बड़ा है, वो इस एरिया में अभी है, तो उन्होंने इसी एरिया का तो ऑब्जर्वेशन लिखा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कैसी चीजें हैं,
इस सोसाइटी में कैसा बिहेव हो रहा है, ये तो उन्होंने नहीं लिखा है ना, एक बार वो कितनी चीजें देख पाएंगे। सो पूरा पता नहीं है। लेट अस नॉट हाउएवर फॉरगेट दैट एल्सवेयर इन हिज ट्रैवलॉग फाहियान आल्सो डिस्क्राइब द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ चंडालास हु वर रिगार्डेड एज आउटकास्ट एंड लिव्ड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स। अब कुछ चीजें उन्होंने, ये सब अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लेन नहीं की है। फाहियान ने बताया है एक जगह पर कि बहुत बुरा हार्श ट्रीटमेंट किया जाता था, बहुत कठोर व्यवहार किया जाता था। समाज में एक ग्रुप है जिनको चंडाल्स कहा जाता था, उनके साथ इनको आउटकास्ट कहा जाता था। आउटकास्ट मतलब समवन हु हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम अ सोशल और कल्चरल ग्रुप, जो सोसाइटी है उससे बाहर का उनको समझा जाता था। इन दिस केस कैटेगरी ऑफ पीपल कंसिडर्ड सोशली टू लो और टू बी पार्ट ऑफ वर्ण सिस्टम। जो वर्ण सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, उनसे बाहर इनको समझा जाता था और उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो आउटसाइड सिटी के जो एरिया, जैसे इतनी बड़ी सिटी है तो इसके बाहर के एरिया में वो लोग रहे, सिटी के अंदर रहना उनको अलाउड नहीं था। तो इस तरीके के हार्श ट्रीटमेंट के बारे में भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। जस्ट एज यू मे हैव परसीव्ड द एक्सर्प्ट फ्रॉम फाहियान्स ट्रैवलॉग डिफरेंटली फ्रॉम योर फ्रेंड, अ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस में एग्जामिन द सेम सोर्स एंड ड्रॉ वेरिड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम इट। अब जैसे आप अपनी दोस्त की कॉपी लेते हो, ठीक है, या फिर जो ट्रैवलॉग आपने अभी पढ़ा, ये जो अभी हमने फाहियान का लिखा हुआ पढ़ा, आपका दोस्त इससे कुछ और मीनिंग निकालेगा, आप इससे कुछ और मीनिंग निकालोगे। ऐसे ही जब हिस्टोरियंस पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री की बुक्स होती है, हम यही तो पढ़ते हैं जो इतिहासकार ने लिखा है, तो इतिहासकार अपने हिसाब से उनके लिखे हुए को समझ रहा है, जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं पुराने, राइट। सो हिस्टोरियंस देन लुक एट मोर सोर्सेज टू कोरबोरेट देयर अंडरस्टैंडिंग। सो ज्यादा सिर्फ फाहियान ने लिखा इसको पढ़ के ही हिस्टोरियंस कोई किताब नहीं लिख देंगे या कोई कंक्लूजन नहीं लिख लेंगे। वो उस समय के और क्या क्या सोर्सेज है उन सब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड में उस वक्त क्या हो रहा है, बहुत सारी जगह से नॉलेज इकट्ठी करके तब वो अपने अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करते हैं और तब कुछ लिखते हैं। सो दिस रिमाइंड अस ऑफ नीड टू एसेस मल्टीपल सोर्सेज, बहुत जगह से कंफर्म करना अपने पर्सपेक्टिव को बनाने से पहले, एंड इंटरप्रिटेशन बिफोर ड्रॉइंग एनी कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पे आने से पहले। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्लिम्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्ता एम्पायर के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, की शासन व्यवस्था उस वक्त कैसी थी, राजा कौन होता था, राजा के साथ कौन कौन काम करते थे, किस तरीके से जो समाज है या सोसाइटी है उसको राजा जो है वो हैंडल करते थे। ओके, सो लेट अस जस्ट रीड, लेट अस ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 7.8। अभी जो मैंने आपको मैप दिखाया, यू विल नोटिस दैट मैनी किंगडम्स को एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बहुत सारे किंगडम्स हैं, जैसे some of them may have been at war with each other in their ambition to expand their control. Recall what we saw earlier about Kautilya's idea on ruling a kingdom. He advised rulers to form alliance, mitra, and one of the components of Saptang. अब यहाँ पे ये जो हमने मैप देखा, ये वाला, इसमें देखो एक समय पर कितने राजा कर रहे हैं रूल, है ना। जैसे गुप्ता है, यहाँ पे कामरूप है, यहाँ वकाटका है, यहाँ पल्लवा है, अलग अलग राजा रूल कर रहे हैं। इनमें हो सकता है आपस में उस वक्त लड़ाइयां भी चल रही हो। तो इसमें जो कौटिल्य थे उन्होंने क्या आइडिया दिया था, कौटिल्य का क्या आइडिया था इसमें, कि हमें मित्रता करनी चाहिए, अलायंस बनाने चाहिए, ग्रुप्स बनाने चाहिए, और ये मेन कंपोनेंट था सप्तांग का। देन गुप्ता रूल यूज्ड वेरियस स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग मिलिट्री कंक्वेस्ट, डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस टू एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट देयर वास्ट एम्पायर। उन्होंने जो इतना बड़ा एम्पायर गुप्ता एम्पायर ने, रूलर्स ने खड़ा किया, उसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक समझ के साथ साथ दोस्ती भी की, एरियाज को जीता भी, सारे तरीकों से मेहनत करके कंसोलिडेट की अपने पावर को, और इतना एम्पायर वास्ट बनाया। द लास्ट मेथड इंक्लूडेड मैट्रिमोनियल अलायंसेस। लास्ट मेथड उन्होंने एरिया, जैसे ये एरिया पे अभी इनका कंट्रोल है, अब इस एरिया को जीतना है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ की जो लड़की है जैसे, तो उससे शादी कर ली। तो मैट्रिमोनियल मतलब विवाह के थ्रू जो अलायंस बनाए गए, तो इस परिवार में उस परिवार में क्या हो जाएगा, दोस्ती, तो ये कभी इस पे अटैक नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से भी अपनी पावर को उन्होंने समृद्ध किया। अ वेल नोन एग्जाम्पल इज प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। प्रभावती गुप्ता जो है वो डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की, हु वाज मैरिड टू अ प्रिंस ऑफ वकाटका किंगडम। अब चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर की शादी कहाँ कर दी, वकाटका किंगडम में। अभी मैंने मैप में आप वकाटका जो किंगडम है ये वाला, यहाँ के राजा के साथ शादी कर दी। नाउ द गुप्ताज नेबर टू द साउथ, साउथ में ये गुप्ता के थे। ट्रेजिकली द वकाटका प्रिंस डाइड अर्ली। अब ये राजा जल्दी इसकी डेथ हो गई, मेकिंग हर द रेजेंट रूलर ऑफ द किंगडम। रेजेंट क्या होता है, अ रेजेंट टेम्परली गवर्न्स अ किंगडम फॉर अ मोनार्क अनेबल टू डू सो दे अंटिल। अब जैसे अब राजा की डेथ हो गई, प्रिंस की डेथ हो गई, तो वहां पर थोड़े समय के लिए कोई नया राजा आ जाए तो उसे हम कहते हैं रेजेंट रूलर। सो ड्यूरिंग हर रेन शी इंश्योर्ड दैट द टाइज बिटवीन द वकाटकास एंड द गुप्ताज रिमेन स्ट्रॉन्ग। अब क्योंकि राजा की डेथ हो गई है
है, तो चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी थी प्रभावती वो यहाँ की रानी है, तो उनके हाथ में अभी राज्य को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि वकाटका किंगडम और जो गुप्ता एम्पायर है, मतलब उनके पापा का जो घर है, मायके है उनका, उनके बीच में जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहे। वन ऑफ हर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हर एज अ मदर ऑफ टू किंग्स। इन्हें क्या कहा जाता है एक इंस्क्रिप्शन में, जो प्रभावती देवी है, प्रभावती गुप्ता है, उन्हें मदर ऑफ टू किंग कहा जाता है, रेफरिंग टू हर टू सन्स हु असेंडेड द वकाटका थ्रोन। उनके दो बेटों के लिए उन्हें ऐसा कहा जाता है जो वकाटका जो किंगडम है उसके थ्रोन पे वो बैठे, गद्दी संभाली। एज अ डिवोटी ऑफ विष्णु लाइक हर फादर, प्रभावती इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 टेम्पल्स डेडिकेटेड टू दिस गॉड एंड हिज अवतार्स। प्रभावती जैसे उनके पिता चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो भी विष्णु भगवान के भक्त थे, तो ये भी बहुत बड़ी भक्त थी विष्णु भगवान की। उन्होंने 7 मंदिर बनवाए जो विष्णु भगवान को डेडिकेटेड थे। सम ऑफ दीज टेम्पल्स आर इन रामागिरी, रामटेक हिल जो है आज के महाराष्ट्र जो है स्टेट, वहां पर, वहां इनमें से कुछ टेम्पल्स हैं आज के समय में। नाउ यहाँ आप देख सकते हो द केवल नरसिंह टेम्पल डेडिकेटेड टू नरसिम्हा, वन ऑफ द अवतार ऑफ विष्णु। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय प्रभावती गुप्ता's डॉटर इन हर मेमोरी। कहा जाता है कि ये जो टेम्पल है नरसिंह भगवान का, वो प्रभावती गुप्ता जो थी उनकी बेटी ने उनकी याद में बनाया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर एक इमेज दिया गया है, लेट्स एक्सप्लोर। ऑब्जर्व द पेंटिंग ऑफ प्रभावती गुप्ता। ये प्रभावती गुप्ता, इनकी पेंटिंग देख सकते हो। सिटिंग इन हर कोट, टेक अ नोट ऑफ डिटेल हर अटायर। उनके कपड़े देखो किस तरीके के उन्होंने पहने हैं, किस पोस्चर में बैठी हैं, लोग उनके आसपास देखो कौन कौन है, एंड द सेटिंग ऑफ द कोर्ट, किस तरीके से राज दरबार सजा हुआ है। What do these elements tell you about her life role and the time she lived in? Discuss your observation in groups and share your insights with the class. अब क्या देख सकते हैं, जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, ये दिखाता है कि एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करती हैं, और ये दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे के साथ साथ साम्राज्य को संभाला होगा। नाउ यहाँ पे दिया न्यू किंग्स न्यू टाइटल। इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द टाइटल्स अडॉप्टेड बाय गुप्ता रूलर्स। जो गुप्ता साम्राज्य के शासक थे उन्होंने बड़े बड़े टाइटल रखे थे, जैसे महाराजाधिराज, सम्राट, चक्रवर्तन। सो ये जो टाइटल्स हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, वो क्लेम करते थे ऐसा कि वो सुप्रीम अथॉरिटी है, महाराजाधिराज या चक्रवर्तन। सो ये एम्फेसाइज करता है कि वो सुपीरियर हैं, बहुत ऊंचे हैं ओवर अर्लियर रूलर्स। जो पहले के राजा थे उनसे अलग हैं और ऊंचे हैं। हु यूज सिंपलर टाइटल्स, पहले के राजा जो है राजन यूज करते हैं, महाराजा यूज करते हैं, अब इनसे ऊंचे हैं, मतलब इनसे ज्यादा अच्छा उन्होंने शासन संभाला या चीजें अचीवमेंट्स है, इसीलिए बड़े बड़े टाइटल्स वो ये रखते थे अपने आप को प्रूव करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। गुप्ता एम्पायर हैड अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। शासन व्यवस्था संभालने के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी, दे डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविंसेस एंड ग्रांटेड लैंड टू लोकल रूलर्स, प्रिस्ट एंड चिफ्टेंस। अब ऐसा नहीं है इतना बड़ा साम्राज्य है, अकेले यहाँ पर बैठे बैठे एक राजा नहीं संभाल सकता सबको, तो उन्होंने सारी चीजें खुद से कंट्रोल करने की बजाय, एक सेंट्रल अथॉरिटी रखने की बजाय, उन्होंने क्या किया, एम्पायर को डिवाइड कर दिया। इस पूरे एम्पायर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, प्रोविंस जिसे बोलते हैं, और एंड ग्रांटेड लैंड टू लोकल रूलर्स। अब इस एरिया का जो राजा है उसको यहाँ का लैंड दे दिया, और जो प्रिस्ट है, पुजारी है, चीफटेंस है, इन सबको पावर दे दी गई और कहा गया कि आप यहाँ की चीजों को संभालेंगे। These land grants were carefully inscribed on copper plate to keep accurate records, many of which have been discovered by archaeologists in recent time. अब किस राजा को कितनी भूमि दी गई है, इस सब का रिकॉर्ड अच्छे से रखा जाता था, कॉपर प्लेट्स पे इंस्क्राइब करा के रखा जाता था, और ये आज भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हम बहुत सारे फाइंडिंग्स ऐसी हमें देखने को मिलती है, ऐसे प्लेट्स वगैरह डिस्कवर होती हैं। ये सिस्टम जो था कि सारी चीजें लिख कर रखनी है, रिकॉर्ड रखनी, ये हेल्प करता था इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन, कि किस राजा से कितना टैक्स लेना है, ये सब अच्छे से अलाउ हो पाता था, हेल्प हो पाती थी इसमें। एंड अलाउ द गुप्ता रूलर्स टू गवर्न एफिशिएंटली बाय स्टिल गिविंग लोकल लीडर्स सम कंट्रोल ओवर देयर रीजन। अब इससे क्या होता था, राजा आसानी से एरिया को संभाल पा रहा है, क्योंकि यहाँ का एरिया एक राजा संभाल रहा है, यहाँ का दूसरा संभाल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो राजा है वो खुश भी है, क्योंकि उसे भी थोड़ी सी पावर दे दी गई है ना, कि वो अपने एरिया को फ्रीली संभाल सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थ्राइविंग ट्रेड। ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने गवर्नेंस के बारे में पढ़ा। सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो इनकम का एक सोर्स था गुप्ता एम्पायर के लिए, वो लैंड टैक्स था, भूमि से जो कर मिलता था उनको। अदर सोर्सेस, और क्या क्या सोर्सेस थे,
फाइन लगाए जाते थे। माइंस जो है जहाँ खदानें होती है, जहाँ से मिनरल्स वगैरह माइन किया जाता है, वहां पे टैक्स लगाया जाता था। इरिगेशन, सिंचाई की जो व्यवस्था होती थी उस पर टैक्स लगाया जाता था। ट्रेड और क्राफ्ट पे, व्यापार वगैरह जो होता है उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। तो ये जो टैक्स से रेवेन्यू होता था, तो ये यूज होता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब साम्राज्य को संभालने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, टेम्पल्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह है या कुछ भी जो सोसाइटी के लिए करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है उसमें। देन सपोर्टिंग स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, जो कलाकार है, आर्टिस्ट है या जो विद्वान वगैरह है, उनको सपोर्ट करने में सारा टैक्स पैसा जो है यूज होता था। एज वी सी वंस अगेन, फॉर सच एन एम्पायर टू सस्टेन इटसेल्फ, इट हैड टू प्रमोट अ वाइब्रेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए एक अच्छा ट्रेड होना बहुत जरूरी है। व्यापार की जो सुविधा है वो देश के अंदर बाहर अच्छी होनी चाहिए। सो गुप्ता एरा में इंडिया ट्रेडेड विद मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। जो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड है, जहाँ मेडिटेरेनियन सी जो है वहां के अराउंड का जो एरिया है, जो कंट्रीज है, वहां से ट्रेड करते थे गुप्ता एम्पायर के दौरान। देन साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से हमारे व्यापार के लिंक्स थे। उसमें टेक्सटाइल यानी जो कपड़े होते थे उनका एक्सपोर्ट होता था, मसाले वगैरह जाते थे, आइवरी, जेमस्टोन, ये व्यापार किए जाते थे। द इंडियन ओशियन ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड इंडियन पोर्ट्स टू डिस्टेंट मार्केट। जो पोर्ट्स हैं समुद्र के किनारे के, वो कनेक्ट होते थे इन जगहों की मार्केट्स के साथ। वन सिग्निफिकेंट स्टॉप ऑन द वे टू मेडिटेरेनियन मार्केट वाज सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड एक जगह है, वहां पर एक स्टॉप था जो मेडिटेरेनियन मार्केट्स है वहां पर जाने से पहले। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन अरेबियन सी, इसका जो लोकेशन है वो अरेबियन सी जो है, अरब सागर है, वहां पर है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सच एज पोएट्री, देन इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड डिजाइन सच एज बुद्ध स्तूपा हैज एस्टैब्लिश्ड द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रेडर्स देयर ओवर सेवरल सेंचुरीज अपार्ट फ्रॉम ट्रेडर्स फ्रॉम इजिप्ट, अरेबिया, रोम एंड ग्रीस। तो इसमें जो हमारे बहुत सारे हमें एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिकल, जैसे पोएट्री है, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए, उससे पता चलता है, बुद्धा स्तूपा से पता चलता है कि इंडियन ट्रेडर्स का वहां पे जो वर्चस्व है, जो प्रेजेंस है, बहुत समय तक था। उनके साथ साथ और भी ट्रेडर्स थे, जैसे इजिप्ट के थे, अरेबिया के थे, रोम के थे, ग्रीस के थे। सो दिस स्मॉल आइलैंड, ये जो आइलैंड के बारे में हमने अभी पढ़ा, ये यहाँ नाम दिया हुआ है सोकोत्रा आइलैंड जो है, इसके बारे में हमने पढ़ा। सो दिस स्मॉल आइलैंड कैरीज एविडेंस ऑफ रिच कल्चरल एक्सचेंजेस दैट ट्रेड प्रमोटेड इन इंडियन ओशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे। आप समझ सकते हो, इजिप्ट से लोग आ रहे हैं, अरेबिया से लोग आ रहे हैं, रोम से लोग आ रहे हैं, ग्रीस से लोग आ रहे हैं, तो इनका कल्चर आपस में एक्सचेंज नहीं होता होगा, आपस में लोग बातचीत करते होंगे, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते होंगे, तो इससे एक ट्रेड प्रमोट हुआ और कल्चरल एक्सचेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.